बड़ी अपडेट है। रामपुर में आजम खां के घर एक शख्स ने कपड़ा फेंका है और काली थैली में लाल चुनरी रखकर शख्स ने घर के अंदर ये कपड़ा फेंका है। ये बड़ी अपडेट है। कपड़ा फेंकने वाला व्यक्ति सीसीटीवी में कैद भी हो गया है। आजम खां की पत्नी तजीन फातिमा ने इस बात की शिकायत की है। पुलिस सीसीटीवी के जरिए आरोपी की पहचान करने में जुटी हुई है। ये देखिए आप, ये सब कुछ सीसीटीवी में कैद हो गया है। रामपुर की घटना है। आजम खां के घर में कपड़ा फेंका गया है। ये देखिए कैसे, ये हम आपको दिखा रहे हैं। पोटली फेंकता हुआ शख्स सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है और इसी सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस इस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि आजम खान की पत्नी ने एसपी रामपुर को एक चिट्ठी लिखकर पुलिस से घटना के बारे में शिकायत की है और भविष्य में अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता जताते हुए कहा कि उनके घर पर पुलिस की वायु श्रेणी की सुरक्षा लगे होने के बावजूद इस तरह पोटली फेंकी है, उससे आने वाले दिनों में कोई संगीन वारदात भी हो सकती है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या आजम के घर कोई जादू टोना करने की कोशिश की गई है। तस्वीर आप देखिए, सीसीटीवी फुटेज देखिए। शख्स आता है, पोटली उसके हाथ में है और इस तरीके से वो घर के अंदर फेंक के चला जाता है। काली थैली में लाल चुनरी थी और वो तस्वीर भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। काली थैली वो आप देख सकते हैं हाथ में और उसके भीतर एक लाल चुनरी थी। अब ये भी कहा जा रहा है कि जादू टोना करने का प्रयास हो सकता है। जिस तरह से फर्जी मुकदमों में हमें फंसाया जा रहा है और फंसाया जा चुका है, पता नहीं अब इसके आगे और क्या करना चाहता है पुलिस और प्रशासन। आज सुबह जब मैं अपना गेट खोलने के लिए गई तो मैंने देखा गेट के अंदर, बाहर की मतलब गेट की दीवार के अंदर कुछ सामान पड़ा हुआ है। काफ़ी ढेर सारी एक पोटली में बंधा हुआ, जो कि बाहर से घर के अंदर फेंका गया है। आजम खां साहब के आवास में एक पोटली टाइप का कुछ फेंका गया है। उस पोटली में कुछ इस तरह की कपड़े हैं, टोपी है, कुछ जैसे मज़ार पर या कहीं उतार करके फेंक दिए जाते हैं। एक आदमी है जो पहचाना जा सकता है, लेकिन अभी उसकी पहचान नहीं हुई है। जिसने देखा होगा अवश्य उसे पहचान लेगा। तो वो आदमी इधर से गुजरता है और वो पोटली को आवाज़ से फेंकते हुए आगे चला जाता है। तो इसकी जांच करेंगे कि कौन आदमी है, तो इसने फेंका। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहे। यहां अमित शाह ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 113वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की और छात्रों को संबोधित करते हुए अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का जिक्र किया कि अगली रामनवमी में प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर के अंदर अयोध्या में विराजित हुए। इसके अलावा अमित शाह ने ऋषिकुल मैदान में सहकारिता विभाग से जुड़ी कई योजनाओं के डिजिटलाइजेशन की सौगात दी, जिसमें 98 जन सुविधा केंद्र और 95 जन औषधि केंद्र शामिल हैं। इस दौरान अमित शाह ने सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की। नरेंद्र मोदी जी ने देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। वहीं अपने एक दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह पतंजलि योगपीठ भी पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा रामदेव के संन्यास दीक्षा समारोह का समापन किया और यज्ञ करते नजर आए। इस मौके पर सीएम धामी के अलावा बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। और उत्तराखंड में लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा और अब उत्तराखंड में बिजली के दामों में काफी बड़ा इजाफा हुआ है। और अब उत्तराखंड में बिजली महंगी हो गई है। मौजूद टैरिफ से बिजली के दामों में 13% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई और बिजली की नई दरों में सबसे ज्यादा आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। 2023-24 के लिए नए बिजली टैरिफ प्लान के मुताबिक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली महंगी हुई है। 100 यूनिट तक 25 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दाम बढ़े, जबकि डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए अधिकतम 40 पैसे प्रति यूनिट के दाम बढ़ेंगे। वहीं कमर्शियल कंज्यूमर के लिए 30 से लेकर 80 पैसे प्रति यूनिट के दाम बढ़े हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया में भी 65 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली के दामों में इजाफा हुआ है, जबकि रेलवे के काम में इस्तेमाल होने वाली बिजली के दामों में बम्पर इजाफा हुआ है। करीब 9.68% तक बिजली महंगी हुई है। 5% रेट का तो 5% डिबेट से 11% बढ़ेगा, जो 2 रुपये 19 पैसे जो आपके रेट में 2 रुपये 20 पैसे ले रहे हैं, उससे भी 1% कम पड़ जाएगा। बिजली की दरों में ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी। हालांकि नए टैरिफ प्लान में मछली पालकों को कमर्शियल की जगह एग्रीकल्चर स्लैब में रखने से राहत दी है। साथ ही ऑनलाइन या बिजली जनरेट होने के 10 दिनों में भुगतान करने वालों को भी राहत का प्लान है।
शहर की सरकार की तूफानी रेस शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद यूपी निकाय चुनाव में आरक्षण की लिस्ट अब जारी हो गई। यूपी के नगर विकास विभाग की तरफ से सभी 761 निकाय के लिए आरक्षण का फॉर्मूला जारी कर दिया गया है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका, 544 नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए नए सिरे से आरक्षण का ऐलान हुआ है, जिसके मुताबिक आगरा अनुसूचित जाति महिला, झांसी अनुसूचित जाति, मथुरा वृंदावन अनारक्षित, अलीगढ़ अनारक्षित, मेरठ पिछड़ा वर्ग, प्रयागराज अनारक्षित, अयोध्या अनारक्षित, सहारनपुर पिछड़ा वर्ग, मुरादाबाद अनारक्षित, फिरोजाबाद पिछड़ा वर्ग महिला, गाजियाबाद महिला, लखनऊ महिला, कानपुर महिला, गोरखपुर अनारक्षित, वाराणसी अनारक्षित, बरेली अनारक्षित, शाहजहांपुर पिछड़ा वर्ग महिला। नगर निगम आगरा का जो प्रस्तावित आरक्षण है वो एससी वुमेन का है, झांसी का एससी का है जनरल, वृंदावन का अनरिजर्व मतलब अनारक्षित है, अलीगढ़ का अनारक्षित है, फिरोजाबाद का ओबीसी वुमेन है। अब आरक्षण सूची जारी होने के बाद सबकी निगाहें चुनाव की तारीखों पर टिकी हैं, लेकिन उससे पहले आरक्षण सूची पर आपत्ति के लिए 7 दिन का समय होगा। आपत्ति दर्ज कराने का वक्त खत्म होने के बाद फाइनल लिस्ट आएगी। फाइनल लिस्ट के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग तारीखों की घोषणा करेगा। माना जा रहा है कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते में तारीखों का ऐलान हो सकता है और मई महीने में निकाय चुनाव सम्पन्न हो सकते हैं। भले ही अभी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान न हुआ हो, लेकिन यूपी में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। पूरे दमखम के साथ भाजपा निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी है। तारीखों के ऐलान से पहले शहर की सत्ता पर काबिज होने के लिए रणनीति फाइनल हो चुकी है। इसी बीच भाजपा ने प्रदेश के छोटे सियासी दलों को साधने पर भी फोकस तेज कर दिया है। माना जा रहा है कि इसी सिलसिले में परिवहन मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर के बीच चाय पर चर्चा हुई। और भाई हम लोग बगल के, मैं विधायक हूँ, तो हम लोग मिलते रहते हैं, अपने ज़िले के बारे में, विकास के बारे में हम लोग आपस में चर्चा करते हैं। अभी इसके पहले 5-6 दिन पहले मिला था, मुलाकात होती रहती है। हम लोग एक ही जिले के रहने वाले हैं। दोनों ने मुलाकात पर खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सियासी गलियारों में ये मुलाकात चर्चा का विषय बन गई है। माना जा रहा है जनता पार्टी का हाईकमान का निर्णय होगा, वो एक पार्टी के अध्यक्ष हैं राजभर जी, किसको शामिल करना है किसको नहीं करना है, फिर मुख्यमंत्री का विवेक होता है। भाजपा ने छोटे दलों को साधने का प्लान बनाया। अलग अलग नेताओं को दी गई जिम्मेदारी। छोटे सियासी दलों को साधना मिशन 2024 की रणनीति। निकाय चुनाव, 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए भी तैयारी। 96 सीट पर उपचुनाव में राजभर कैडर के वोट जरूरी। इसके अलावा भाजपा ने ओबीसी कार्ड चला है। ओबीसी वर्ग को साधने के लिए पोस्टर जारी कर हिस्सेदारी बताई है, जिसका मकसद कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करना भी है। यूपी में निकाय चुनाव की तारीखों का इंतजार सभी को बेसब्री से है, लेकिन उसके पहले ही सियासी दलों ने कमर कस ली। बात भाजपा की करें तो निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने बड़ा प्लान तैयार किया है। दरअसल भाजपा की कोशिश है कि 2024 में मिशन 80 से पहले निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर 2024 के लिए बड़ा संदेश खड़ा किया जाए। इसी के मद्देनजर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने सभी 7 मोर्चों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। इसमें बीजेपी के पिछड़ा मोर्चा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन सत्ताधारी बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर लगातार अपनी रणनीति तैयार कर रही है। अब बीजेपी ने अपना फोकस जो ओबीसी समाज है उस पर कर दिया है। बीजेपी का पिछड़ा मोर्चा 6 अप्रैल को एक खास अभियान की शुरुआत करने जा रहा है, जिसे नाम दिया गया है गांव-गांव चलो, घर-घर चलो अभियान। 6 अप्रैल पार्टी का स्थापना दिवस होता है और उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और फिर शाम को इस अभियान को लॉन्च किया जाएगा। इसी दिन हम शाम को उत्तर प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों में ओबीसी मोर्चे की तरफ से गांव-गांव चलो, घर-घर चलो अभियान की लॉन्चिंग करेंगे। हालांकि भाजपा पूरे देश में अभियान शुरू करेगी, जो 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती तक चलेगा। अभियान के जरिए 15,000 गाँव तक जाकर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताया जाएगा। और रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सपा नेता अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से सजा होने के बाद ये सीट खाली होगी। 10 मई को स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन इस सीट पर सपा का कैंडिडेट कौन होगा, इसे लेकर रस्साकशी बढ़ गई है। आजम खान के खिलाफ ही बगावत देखने को मिल रही है। दूसरी बार विधानसभा उपचुनाव में आजम खान ने आसिम राजा को फिर से प्रत्याशी बनाया और समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। इसके बाद अब समाजवादी पार्टी में बगावत आजम खान के खिलाफ शुरू हो गई है। दरअसल आजम खान ने लोकसभा उपचुनाव और विधानसभा उपचुनाव में अपनी पसंद के प्रत्याशी आसिम राजा को पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में खड़ा किया, लेकिन दोनों बार सपा चुनाव हार गई और इसीलिए पार्टी में मांग उठने लगी है कि स्वार विधानसभा सीट पर आजम खान की पसंद के प्रत्याशी को टिकट न दिया जाए।
मांग की है राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि जनता का आदमी लाए, जनता के बीच का आदमी लाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी पसंद का आदमी लेकर आए। यदि फिर आजम खान साहब पे छोड़ा पार्टी का प्रत्याशी तो फिर पार्टी की हार होगी पूरी तरह से। माना जाता है कि रामपुर में आजम खान जिसे चाहते हैं वही प्रत्याशी घोषित होता है। ऐसे में आजम खान के सामने इस बार चुनौती अपने बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सीट को बचाने की है, क्योंकि आजम खान या अब्दुल्ला आजम खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आजम खान अपने परिवार के किसी को चुनावी मैदान में खड़ा करेंगे या एक बार फिर से वो आसिम राजा पर ही भरोसा जताएंगे। गाजीपुर में विधायक ने भ्रष्ट सिस्टम की पोल खोल दी है और मुख्यमंत्री के निर्देशों का मजाक उड़ाने वाले अधिकारियों पर सवाल भी खड़े कर दिए। सुभासपा विधायक ने न सिर्फ पीडब्ल्यूडी विभाग के कारनामे की पोल खोल दी, क्योंकि 5 दिन पहले बनकर तैयार हुई सड़क की हालत तस्वीरें बयां कर रही हैं। जब विधायक ने मौके पर जाकर देखा तो 5 दिन पहले बनकर तैयार हुई 4.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क की गुणवत्ता ने उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है, कहाँ गया? ये रोड बनाए हो, ये रोड बनाए हो, मजाक बना रखे हो ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है, रोड बना रखे हो ये। ठेकेदार तुम ही हो ना? हाँ? तो इसी तरह काम होता है, यही काम होता है, ये काम ऐसा गाड़ी का चलेगी, गाड़ी चलेगी इस पर। दरअसल पीडब्ल्यूडी विभाग ने यूसुफपुर संपर्क मार्ग पर ये निर्माण करवाया था, जिसकी खराब गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने विधायक से शिकायत की, जिसके बाद विधायक ने मौके पर जाकर देखा तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल खड़े कर दिए। घटिया निर्माण को लेकर विधायक ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए और मामले की शिकायत करने की बात कही है। और भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत की गुत्थी उलझती ही जा रही है। अब इस मामले में आकांक्षा की मां ने सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। रोती बिलखती और छाती पीटती ये महिला भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मां है, जिन्हें अपनी बेटी की मौत का सदमा लगा है। आकांक्षा की मौत को उनके परिजन सुसाइड मानने को तैयार नहीं, लिहाजा आकांक्षा दुबे की मां ने इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। मेरी रनिया को कोई केस है, आरोपी अभी खुला घूम रहा है। किससे आप जांच चाहती हैं? कौन जांच करे इसमें? सीबीआई जांच चाहिए मुझे, सीबीआई जांच चाहिए मुझे। आकांक्षा दुबे के परिवार वालों का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। माता पिता ने प्रोड्यूसर समर और संजय सिंह की भूमिका को कटघरे में खड़ा किया। मैन वही है, उसका भाई, दोनों जन मिल के मारे उसको। क्या चाहते हैं, क्या होगा? हमको फैसला चाहिए और उसको फांसी की सजा फांसी दिया जाएगा। दरअसल 26 मार्च को एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे को वाराणसी के एक होटल में मृत पाया गया था। इस पूरे मामले को खुदकुशी से जोड़कर देखा गया, लेकिन परिवार वाले लगातार हत्या का शक जता रहे हैं। आकांक्षा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आकांक्षा की मौत फंदे से लटककर बताई गई है और शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान की पुष्टि नहीं की गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।